क्लास होगी जीएस ऑफ केमिस्ट्री होगी। जीएस ऑफ केमिस्ट्री ठीक है। और केमिस्ट्री में आज का जो डिस्कशन होगा डिस्कशन नंबर होगा आज 6। डिस्कशन नंबर 6 होगा और 35 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ठीक है। सभी बच्चे तैयार हो जाइए, पेन नोटबुक लेकर के। कंडीशन आप लोगों को पता है कि पर क्वेश्चन का जवाब देने का समय जो है आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। 10 सेकेंड में जो है आपको आंसर करना होता है ठीक है। पिछले दिन केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था और कई डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओके। और आज पुनः जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, टाइम हो रही है। चलिए टाइम हो चुकी है, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग गौर से सुनोगे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। उसका जवाब जो आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जो है फास्टली आंसर आएगा आपका ठीक है। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपको कॉलवे, ऑप्शन नंबर बी है आपको हॉलर को, ऑप्शन नंबर सी है लेवासिए को और ऑप्शन डी है पाश्चर को। ऑप्शन डी है पाश्चर को ओके। आंसर कीजिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ए बी सी डी आंसर कीजिए। जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता जो है वो कहा जाता है लेवासिए को से लेवासिए अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अर्थात ऑप्शन सी कर लीजिए सभी बच्चे, लेवासिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। आपको जवाब देना है कि परमाणु के नाभिक में
कौन सा कण होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी क्या है? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग। लेट हो जी, 2 मिनट देर हो। मुस्कान कुमारी, आंसर कीजिए। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। आंसर कीजिए। ABCD जल्दी। बहुत बढ़िया। ये परमाणु के नाभिक में जो है परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये दोनों कण पाए जाते हैं। क्या? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा और अक्सर बच्चों ने सही जवाब किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज किया। ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर कीजिए। ABCD। दस सेकेंड ही आपके पास समय होता है। 10 सेकेंड में जो है आपको जवाब देना होता है। सी देखिए, वह वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का खोज किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। क्या? जॉन डाल्टन। अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चे का। सबने ऑप्शन सी किया है, बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? न्यूक्लियन जो सामान्य नाम है यह किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। ABCD 10 सेकेंड का आपके पास समय होता है। 10 सेकेंड में जो है आपको जवाब देना होता है। ठीक है, मात्र एक बच्चे का जवाब आया है बी। बाकी बच्चे जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियन सामान्य नाम जो है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन को खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी है नील्स बोर ने, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है फैराडे ने। ऑप्शन डी है फैराडे ने। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन अर्थात थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है, और जिन्हें नहीं किया वो कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉमसन ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, प्रोटॉन की खोज किसने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। आंसर कीजिए। ए बी सी डी। प्रोटॉन की खोज किसने किया था। बहुत सुंदर, सभी बच्चे ने डी। अति सुंदर। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन, बिल्कुल गोल्डस्टीन ने किया था। अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक के द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और नाभिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। बिल्कुल, 2-4 बच्चे ने किया है ऑप्शन। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ओके, नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है, यह मास नंबर जो है, यह नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए चैडविक, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर और ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। आंसर कीजिए। अति सुंदर, बिल्कुल न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब सही जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि परमाणु विद्युतः होते हैं। परमाणु विद्युतः
होते हैं? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी द्विधनात्मक और ऑप्शन डी उदासीन। आंसर कीजिए। फास्टली। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। परमाणु जो है यह विद्युतः जो है उदासीन होता है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उदासीन। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पॉजिट्रॉन, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन का और ऑप्शन नंबर डी मेसोन का। आंसर कीजिए। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का है। बहुत सुंदर। सभी बच्चे का वह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल पॉजिट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आयरीन क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेनरी बेकरेल और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। आंसर कीजिए। ए बी सी डी क्या होगा? रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है यह किया था हेनरी बेकरेल नामक साइंटिस्ट ने। किसने? हेनरी बेकरेल। अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल करेक्ट है, ओके। जिन्हें नहीं किया वो कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी अर्थात हेनरी बेकरेल, ओके। अति सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी गामा कण और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी। इनमें से सभी। आंसर कीजिए। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और ऑल ऑफ दीज।
बिल्कुल सही जवाब है। अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों अर्थात सभी हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए ऑप्शन डी, अर्थात तीनों अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है अल्फ़ा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणों की, ऑप्शन सी है गामा किरणों की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बाबू, गामा किरण, राइट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नाभिक से निकलने वाले किरणों में जो है गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुंदर, लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ओके, ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अल्फ़ा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, और ऑप्शन डी है एक्स किरण। ऑप्शन डी है एक्स किरण। आंसर कीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा एक्स, ए बी सी डी, आंसर कीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा एक्स, सोचिए नहीं, फटाफट आंसर कीजिए। बिल्कुल, जिन जिन बच्चों ने आंसर किया है अभी तक लगभग सही आंसर किया है। बिल्कुल, बीटा किरण जो है इसमें ऋणात्मक आवेश होती है। किसमें? बीटा किरण में। बीटा किरण में जो है इसमें ऋणात्मक आवेश होती है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समस्त रेडियो स्वक्रिय पदार्थ, क्या समस्त रेडियो स्वक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोरेंडम, ऑप्शन नंबर ए है कोरेंडम, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है कैडमियम, और ऑप्शन डी है जस्ता। ऑप्शन डी क्या है? जस्ता। आंसर कीजिए। अभी तक मात्र एक बच्चे का जवाब आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बाबू, सीसा। बिल्कुल
समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है क्षय होने के बाद का इसका अंतिम रूप जो है वह शीशा में यह बदल जाता है, शीशा में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम जो है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन को गौर से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम जो है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है पोलोनियम और ऑप्शन डी है पैलेडियम। ऑप्शन डी है पैलेडियम। आंसर कीजिए ए बी सी डी। बिल्कुल सही है। कि इसका जो आंसर होगा वो होगा पोलोनियम। क्या होगा? पोलोनियम। अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्टेरीन, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसियम, ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम और ऑप्शन नंबर डी है जर्कोनियम। ऑप्शन डी जर्कोनियम। ओके, आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। देखिए ये तीनों जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व है, जबकि जर्कोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जर्कोनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु 4 महीने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने हैं। ठीक है, अर्ध आयु 4 महीने हैं। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय कितना लगेगा? ठीक है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु जो है 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए है 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी है 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी है 8 महीने और ऑप्शन नंबर डी है 12 महीने। आंसर कीजिए। बिल्कुल
इसका जो जवाब हो जाएगा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, तो इसका 3/4 भाग जो है यह हो जाएगा आपको 8 महीने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के कितने बी 3, सी 4 और डी 5। आंसर कीजिए, ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वह 3 है। कितना? 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो स्वक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो स्वक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन कह रहा है ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी है प्रोटियम, ऑप्शन सी है रेडियम और ऑप्शन डी है ट्राइटियम। ऑप्शन डी है ट्राइटियम। आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बिल्कुल 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 सही जवाब है आप लोगों का। हाइड्रोजन के रेडियो स्वक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। ओके, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है पाए जाते हैं किसके? सबसे अधिक यानी सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के, ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम के और ऑप्शन नंबर डी लेड के। आंसर कीजिए। ए बी सी डी जो भी आंसर है कीजिए आप लोग। सी 4 बच्चे ने आंसर किया है, बिल्कुल सी सही जवाब है। बिल्कुल हम सी होगा क्या? तो पोलोनियम जो है इसका सही जवाब होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम का, ऑप्शन नंबर सी
थोरियम का, और ऑप्शन नंबर डी कार्बन का। आंसर कीजिए। ए बी सी डी। देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए जो है रेडियो एक्टिव अंकन में जो है यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो यूरेनियम का। क्या? यूरेनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60, क्या? कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा, क्या? विकिरण चिकित्सा अर्थात कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ा किरणें, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। कोबाल्ट 60 जो है यह आमतौर पर चिकित्सा जैसे कि कैंसर के रोग में प्रयुक्त है, क्योंकि यह जो है ना गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या? यह जो है यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अवकरण, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेरण, और ऑप्शन डी है अभिप्रेरण। ऑप्शन डी है अभिप्रेरण। आंसर कीजिए। ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो कहलाती है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अवकरण, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेरण, और ऑप्शन नंबर डी है अभिप्रेरण। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है, लेकिन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है यह अवकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकरण। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है
इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण का, ऑप्शन नंबर बी है अवकरण का, ऑप्शन नंबर सी है बहुलीकरण और ऑप्शन नंबर डी है जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर डी है जस्तीकरण। आंसर कीजिए। सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। बिल्कुल, लोहे पर जंग लगना यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना जो है यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जलयोजन, ऑप्शन नंबर बी अवकरण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजनीकरण। ओके, आंसर कीजिए। हाइड्रोजन के जलने से जो है इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वह कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस में क्लोरीन के ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 है। +1 का मतलब धन 1 है। ठीक है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है धन 1 है, अर्थात धन 1 है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या? हाइपोक्लोरस अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी है जिंक क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। आंसर कीजिए ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। हाइपोक्लोरस बिल्कुल सही जवाब है। क्या? हाइपोक्लोरस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे कहता है कि अम्ल क्या है, अर्थात अम्ल वह पदार्थ है जो, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो, अर्थात अम्ल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन देता है और ऑप्शन नंबर डी है अल्कोहल आयन देता है। क्या? अल्कोहल आयन देता है। आंसर कीजिए।
10 सेकेंड ही समय होता है आपके पास। 10 सेकेंड में आपको जवाब देना होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल जो है वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपको, दूध का पीएच मान कितना होता है? क्या दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 6.1, ऑप्शन नंबर बी है 6.6, ऑप्शन नंबर सी है 7.4 और ऑप्शन नंबर डी है 8.0। ऑप्शन नंबर डी है 8.0। आंसर कीजिए। दूध का पीएच मान। बिल्कुल बिल्कुल 6.6। बिल्कुल दूध का जो पीएच मान है वह होता है 6.6, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ है या कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को जो है वो नीला कर देता है? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षार्य, ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। कुछ के बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं। बाबू लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वह है क्षार्य, एसिड नहीं है, समझे? अर्थात ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, क्षार्य। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए है बॉयल, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स, ऑप्शन नंबर सी है एवोगाड्रो और ऑप्शन नंबर डी है ग्राहम। ऑप्शन नंबर डी है ग्राहम। क्या क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए बॉयल, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स, ऑप्शन नंबर सी एवोगाड्रो और ऑप्शन नंबर डी ग्राहम। आंसर कीजिए। देखिए गैसों के विसरण का नियम का जो प्रतिपादन है किसने किया? अर्थात ग्राहम ने किया था। किसने? ग्राहम ने। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 6.4, ऑप्शन नंबर बी 6.6, ऑप्शन नंबर सी 7.0 और ऑप्शन नंबर डी 7.4। आंसर कीजिए। ए बी सी डी। बिल्कुल, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान वह होता है आपको 7.0 अर्थात 7, ठीक है, 7.0 अर्थात 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। क्वेश्चन को गौर से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आमीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्टामीटर और ऑप्शन नंबर डी कैलोरी मीटर। ऑप्शन नंबर डी कैलोरी मीटर। आंसर कीजिए। ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब है। क्या कहलाता है? तो वोल्टामीटर कहलाता है। क्या? वोल्टामीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। कहाँ पर अवकरण होता है विद्युत अपघटन में? इसका जवाब देना है आपको। क्या? तो विद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए कैथोड पर, ऑप्शन नंबर बी एनोड पर, ऑप्शन नंबर सी कैथोड व एनोड दोनों पर और ऑप्शन नंबर डी किसी पर नहीं। ऑप्शन नंबर डी किसी पर नहीं। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। कैथोड पर। ओके, विद्युत अपघटन में अवकरण अर्थात रिडक्शन की जो क्रिया होती है वह होती है कैथोड पर। कहाँ? कैथोड पर। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। जिनने नहीं किया वो भी कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैथोड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है। क्वेश्चन को गौर से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको एलपीजी, क्या? एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन और ऑप्शन नंबर डी है SO2। ओके, आंसर कीजिए। ए बी सी डी।
बिल्कुल सही जवाब है ब्यूटेन। बिल्कुल, एलपीजी गैस में जो मुख्य गैस होती है वह होती है ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन। ओके, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोल गैस, ऑप्शन नंबर बी जल गैस, ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस, ए बी सी डी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट से तीसरा सवाल है, आज के लास्ट से ये तीसरा सवाल है। कह रहा है, आपको गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर सी है रूटाइल, और ऑप्शन नंबर डी है हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर डी है हेमाटाइट। आंसर कीजिए। इसका जो क्या हो जाए? प्राप्त किया जाता है। लास्ट से है किस एल्यूमिनियम साइड। नंबर सी है सही जवाब होगा। क्वेश्चन एंड लास्ट सवाल है, आप लोग देंगे। में से किस निम्न में से है? ऑप्शन नंबर शीशा। वह कह रहा है आपको ऑप्शन इसका आंसर
शीशा का एस केमिस्ट्री, ठीक है।